ये देख के खुशी हो रही है कि इसमें सारे लोग किताबों की चर्चा के लिए आए हैं और खासतौर पे बाबूजी ने राय बहादुर राय जी ने जब से जिज्ञासा बढ़ाई, मैं बैठे बैठे अमेजोन पे सारी किताबें ऑर्डर कर चुका था। तो खुशी इस बात की हो रही है और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि कुछ नई किताबों के बारे में जो पता चला उनको पढ़ने का मैं पूरा प्रयास करूंगा जितनी जल्दी हो सके। आज के इस चर्चा में जो सबसे पहली किताब है वो वैसे तो व्यवसाय बिजनेस की किताब है, और इस देश में जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, किसी को कटाक्ष में बोल देते हैं बहुत तगड़म खा बन रहे हो, अंबानी टाटा हो गया, तो ये अक्सर सुना आता है। और आज मंच में सबसे कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही बड़े व्यवसायों से हमारे पास दो ऐसे अतिथि हैं जिन्होंने इन दोनों बड़ी कंपनियों के साथ एक बड़ा लंबा सफर तय किया है, और ऐसे कई अनुभव हैं जो वो आज हमारे साथ साझा भी करेंगे। किताब का शीर्षक लीडिंग फ्रॉम द बैक एक कमाल का दर्शन शास्त्र है, ये एक फिलॉसफी है जो कि रविकांत जी द्वारा लिखी गई है, जो कि कई लोगों के अनुरोध के बाद लिखी है, जिसमें हमेशा होता था कि रविकांत जी आप इतने साल रहे, आपने हर कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया, आप एलएमएल में थे, आपने स्कूटर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, आप काइनेटिक गए, आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिलिप्स की टीवी नहीं बिकती थी, आपने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, आप टाटा मोटर्स में थे तो आपने पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आप अपनी एक बायोग्राफी लिखिए, एक मवया लिखिए जिससे लोगों को बिजनेस की सीख मिले। लेकिन रविकांत जी खुद जो टाइटल है उसको भरी पूरी तरीके से निभाते हैं। वो भी एक ऐसे इंसान हैं जो लीडिंग फ्रॉम द बैक ही करते हैं, तो वो कहीं पर भी ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी कहानी लिखें। और महाभारत के एक अंश में भी कहा गया है, जब श्री कृष्ण को समझाना था कि अगर आप किसी भी तरीके से अपनी हत्या करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, तो आत्म प्रशंसा शुरू कर दीजिए। उससे बड़ा कोई तरीका नहीं है हत्या करने का अपनी। तो इसीलिए इस किताब में जिस तरीके से समझाया गया, और बड़े एक कमाल के चरित्र जो कि शिव कुंद्रा है, उनके माध्यम से एक पूरी एक फिलॉसफी को समझाया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ राजीव भदौरिया जी भी हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा, जब उन्होंने इस किताब को पढ़ा और उसके बाद जब हम तीनों चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा कि ये किताब एक ऐसी किताब है जो भारत के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसके साथ लोग काम करते हैं, फिर चाहे वो सरकारी तंत्र में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, या किसी भी और तरीके की चीज़ों में जिसमें वो लोगों के साथ काम करते हैं। तो ये किताब लोगों के साथ काम करना सिखाती है और एक बड़ी छोटी कहानी के साथ सिखाती है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा राजीव भदौरिया जी को कि एक ह्यूमन रिसोर्स के इतने सीनियर प्रोफेशनल होने के साथ उनको क्या रिफ्लेक्शन आया, उनको क्या ऐसी नई चीज़ें दिखी इस किताब से जिसके लिए वो हमेशा इस किताब के एक सारथी हो गए इस किताब को आगे ले जाने के लिए। स्वागत करें राजीव भदौरिया जी का। Well, going through this book was like, going through the lessons of Gita. In fact, if I were to summarize the whole conceptualization and the enunciation of Gita, it could be summed up in 3 words: oneness, equanimity, and detachment. Now, if I were to see Ravikant ji as a leader, in fact, and I've known him much earlier than when I met him for the first time, he has been a leader who is known for being dispassionately passionate. That detachment was there, in fact, and when we discussed, in fact, as Mohit was telling, that the reason for success as a leader would come when you are detached from the job that you're doing, and you are involved, in fact, with the larger interest of the organizational goal, of course, and also the whole process, in fact, not just the end, as to how you handle it. And he has dealt beautifully in this book about dealing with people softly, with great instructions, in fact, and great laudable goals. So there's no compromise in the goals, but the process has been made as soft as possible. So now, talking about the book, in fact, this is a beautiful narration by him, in fact, and as Mohit is telling, he has done it through a protagonist called Shiv Kundra. He's an upcoming manager who talks about a lot of things. He's very enthusiastic about doing work, but he's bred in the old form of conventional leadership. And this old form of conventional leadership जो है वो क्या है? Naturally leading from the front. That you are the person, you are in control of things, you are directing people are under your control, and you are the person who knows it all.
Now, the most beautiful part of this book and the whole context of this cultural foundation of leading from behind comes from this basic anomaly. Because in today's context particularly, when we all know, in fact, as scientists, that 96% of this universe is unknowable anyways. 96% of the universe is unknowable, and the 4% of the atomic world which we can know of, 96.99% of it, 99.96% of it is anyways interstellar dust. So it's just that 0.001% that we cannot know. And in this context of not knowing, so every time we know more and more, the more and more we realize how less and less we know about what more and more we need to know about. This is the concept which is basically the basis of this whole idea around leading from the back. And you will wonder why and how. See, the point here is that humility now, therefore, by definition, remains no longer a vanity. It's a necessity out of compulsion that you don't know really. But to say that and be vulnerable to saying that I don't know is the most difficult thing. So now talking about this book in a summarized version as a part of this is the fact that, well, how can you as a leader say, no, I don't know? It's my people who know, because wisdom today is all dispersed. Democratized decision making is the norm because there's democratization of society, and democratization of an organization is a logical corollary to it. So now how do you work in this kind of an environment where you do not know it all? You have to do a job, you have to get this thing accomplished through people where wisdom resides in every one of them, but it's your role to facilitate, not control. So it's that whole context of horizontal way of thinking, in fact, rather than the verticalized structure that we have known as a conventional leadership format, which was so dear to everybody, in fact, and everybody who called himself a leader was all the time thinking that, well, I know it all and I'll be the person who will be directing everybody, they'll just have to follow me. Now, this is a notion that he has broken. And he's broken into pieces. And at the end of the day, if you read a book, you'll come to this conclusion that all these notions about I know it all, the hubris associated with knowing it all is definitely, in fact, a thing of the past and no longer can be related to us, in fact, in the context of working. Just in a form of a summary, if I were to talk about this book, given this whole context of not knowing everything, and there is no single head where wisdom resides today. So the obvious choice as a strategy would be to collect this distilled wisdom from our people. And no better person, in fact, no better way than the Shiv Kundra learns through self-discovery as he works. He started as a conventional leader, but then he realized that he is not able to get into a proper relationship with people and he's not able to get the desired results. Till such time he realized that no, ultimately, people are the ones who have to be given freedom. They have to be given, in fact, an atmosphere as a process where facilitation becomes the guiding principle. His role is not that of controlling, but facilitating, giving them freedom to fail even. Because when they fail, he takes up the responsibility. That means you, as a leader, you are supposed to be getting the benefit of everything that one does, but always owning it up when they don't. So that kind of principle he follows, and he is then able to align himself with the new requirement that, yes, I will take not the credit, but share the blame. And blame doesn't mean that you condone wrong things, but you kind of, stand behind them. And not ready to take the credit, but sharing the blame when it comes so that people learn from the mistakes, they don't fail. Anyways, failure is not an option these days. It's never happening today. Failure never happens. It happens only when we give up. So as long as we are able to support, and the Shiv Kundra does exactly this thing, that he says that failure is not something that ever happens. You just don't give up. You learn the lessons, don't repeat the same mistakes twice, and you'll be successful. So now talking about this summarized version, he's created a part structure of this whole leading from behind. One is the part related to how should I be? As a leader, how should I be? And there is given three things. Have an open mind, awesome, and assume ownership of the whole thing, and ultimately be detached, as I said. So these are the things, how one prepares himself for leading from the back. That humility, that doing away with that hubris, having that kind of a context that, yes, I'm the one who's there, but still not there. I'm there to support. I'm not there to take the credit.
assume ownership completely, end to end. He knows it, he does it all, but he stands behind and lets the people do exactly and have the face to, in fact, acknowledge it happening. That no, I'm not the one who's doing. So he's detached from the consequences of whatever is happening and also not a part of the process, giving credit to the people. The second aspect is, how should my team be? That means, and here also is given three concepts, very, very simple framework, no great theory around leadership, but just a theoretical framework where he talks of again three things in the second aspect of how should I deal with the team. And here he talks about that, yes, the team has to be prepared, to be happy coming over, engaged, that discretionary effort should come from these people, in fact, and the best way to get it, build trust, collaborate, and leverage the strength of everybody. Because people are differently able, they have different strengths and they have different weaknesses. The role of this facilitator, not a controller leader, again, is basically to get the best out of people, synergize their efforts, in fact, and try to get the best out of them. And this, in fact, is so beautifully put in, unless you build trust. And remember, trust comes out of your being reliable, your being validated, your being intimate to the people and having least of self-interest there in mind. When people see you doing it, they automatically trust you. Trust is not something to be told, it is to be seen, and people do it. If they see you trustworthy, you don't have to do anything else you want to say. You have to be trustworthy and people trust you. Collaboration comes again with this whole disinterested, detached way of looking at jobs. It's the job that has to be done. People have to be treated softly anyways. When it comes to that, one has to take a context of leadership where one must be finding support, in fact, and knowing that there is somebody who will stand by me whenever I go wrong, whenever I'm in trouble, whenever I'm in need of it. Last but not the least, the third part of it. How shall I deal with the task? Because firstly, how should I be? How should my team be? And how should I work towards making the team trustworthy, collaborative, and of course, leveraging the strength of the team? The third part is most important. How do I deal with the task? And here he talks about test the limits. It's not just ordinary things that you're doing. Don't give targets which are easily available. In fact, they should, create a kind of panic in people, yes, how the hell are we going to achieve this target? But when they have this kind of a feeling, you are testing the limits. And then you think of out-of-box approaches to it. And this is what this Shiv Kundra, that protagonist, starts doing. He then starts making them work backwards. That yes, now you work, this is the target. These are the several steps that you have to do. Logically, as a corollary, as an adjunct to this notion of doing something very big. It's not incremental, but it's a goal which is absolutely wide and bold. And therefore, that aspect helps people as much as, in fact, incentivizes them to think out of the box. And when they think out of the box, they are able to do the impossible. And that's the sub part of this book, leading from behind, making ordinary people do extraordinary things, making them do almost what is impossible. So that is then very important. And ultimately, of course, as a great leader that he has been, in fact, and I would, of course, ask him a question as to whether the Shiv Kundra is the one that is writing the book. Probably. And my guess is that yes, because I've known him even otherwise. And he talks about the third part of it, be tough softly. And this is the way you have to take a task, because people are performing to the best of their abilities. They are just giving their everything. Remember, he's already talked about engaging people, because you are giving them the leadership, you are empowering them, you are supporting them. So things come from within them, not from without. They don't require an external prop at all to make them incentivized or motivated. They are self-inspired, so that it exists from within, so that it exists also from without. So this is the beautiful part of his book, in fact, where he deals with how am I and what should I be like, what should my team be like, and of course, what should be the task. And then, of course, this Shiv Kundra, in fact, emerges through self-realization by the end of the book, that, well, leading from behind is the real leadership. And this is in context of 21st century, where, remember, I started with, we do not know what we don't know. Anyways, but we even don't know much about whatever we think we know. So humility is no longer a virtue, it's a virtue out of necessity. So with these words, in fact, I would not kind of, keep you away from the author himself, and of course Mohit will take over.
But I have been greatly, in fact, benefited going through this book. In fact, in this opportunity to talk about this book, it's as if, as Mohit said so beautifully in the start of the talk, that, well, it comes from within me, in fact. I don't, in fact, I'm talking like things when I'm convinced about the content of this book and with the spirit in which it has been written. So I think I wish this book the best of best. And Ravi ji, as inspiring as ever, I think I would say that, and I would like you to now tell me the story behind this story, which you promised me you'll deliver only when you're talking today. So over to Mohit and over to you, Ravi ji, for this, in fact, letting the cat out of the bag exactly as to what was the context in which you wrote this beautiful book. Thank you, and thank you very much. सर, आपने ये आखिरी सवाल के साथ मेरी जिज्ञासा को पूरा किया, क्योंकि जब मैं पहली बार इस किताब को पढ़ रहा था, क्योंकि ये किताब जब मेरे पास किसी ने रेफर करी थी, वो सर के बहुत अच्छे मित्र और मेरे भी गुरु हैं आर गोपालकृष्णन जी, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर किताब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी है 25 उन सीईओज के बारे में जो फेल हो गए, जिसमें याहू की सीईओ भी थी और विशाल सिक्का भी थे इन्फोसिस के। तो बड़ी रिसर्च करी कि भाई घमंड चढ़ जाता है, इंसान दिमाग खराब हो जाता है उसका, न्यूज़पेपर में हर दिन नाम आता है यंगेस्ट मिलियनियर। तो उन्होंने कहा लेकिन वो तो रिसर्च है, लेकिन अगर तुम उसके हिसाब से कहानी पढ़ना चाहते हो तो रवि की किताब जरूर पढ़ो। तो ऐसे मैं रवि सर से मिल पाया, और मैं यहाँ क्रेडिट हमारे एक और मित्र हैं रोहित बंसल जी, जिसकी वजह से मैं आसिफ जी से ही मिल पाया, उनको भी दूंगा। हालांकि उनको यहाँ होना था, मैं तो आज स्टेपनी हूँ, असली हमारा टायर तो वही है सर जो टाटा मोटर्स में लगता ना होगा, मैं तो स्टेपनी की जैसे आज आया हूँ और मेरा सौभाग्य है। तो मैंने भी जब शिव कुंद्रा के बारे में पढ़ा तो मैंने सर के बारे में और सर्च किया कि कहीं ना कहीं तो ऐसा रहा होगा ना कि शिव कुंद्रा जो एक ऐसा इंसान है किसी के बारे में सुनता ही नहीं है, और पहली बार जब किसी बॉस ने उसको बोला कि नहीं नहीं यार तुम गलत कर रहे हो, तो फीडबैक भी नहीं लेता, वो भागता है उससे कि नहीं नहीं मैं तो सब जानता हूँ, सब सही करता हूँ। तो वहाँ से रविकांत जी की पूरी जर्नी को भी जब मैंने देखा, मेरे पास भी LML स्कूटर हुआ करता था, वो नए जमाने वाला स्कूटर हुआ करता था, तो एक पर्सनल रिलेशनशिप भी आया। तो मैं बहुत जिज्ञासु हूँ सर, शिव कुंद्रा कहाँ है और कौन है और कैसे वो प्रेरणा मिली है सर आपको? वो आपने भी कभी वो जिया है वो जिंदगी शिव कुंद्रा वाली, जिससे एक बदलाव आपने देखा? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें सर। मैं चाहूंगा कि आप पोडियम लें और ये कहानी हमें सुनाएं, या आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ ही बोल सकते हैं। जैसे नहीं यही तो बोलता। पहले तो मैं राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किताब को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि मैं खुद नहीं कर सकता था। तो बहुत बहुत आपने सारांश में सब कुछ उसका सार बता दिया। तो मैं नेतृत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। नेतृत्व होता क्या है? नेतृत्व में दो चीजें होती हैं। एक तो लीडरशिप इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। लीडर मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेम लीडर कैन डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सब लोग अपने जीवन में देखे हैं इस टाइप के बहुत सी, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, आप देखते हैं कि लीडर ने बढ़ा दिया ऑर्गेनाइजेशन, और या तो लीडर चला गया या लीडर ने समय बदल गया, लीडर ने डिस्ट्रॉय कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को। आंख के सामने ये होती रहती हैं सारे क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिकल देखिए, कॉर्पोरेट में देखिए, समाज में देखिए, सब जगह ही होता है। तो लीडरशिप इज वेरी क्रिटिकल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूमन बींग्स आर देयर। नंबर 2 इज लीडरशिप इज कंटेक्चुअल। इसके मतलब क्या माहौल है उसके ऊपर लीडरशिप जरूरी है। आप देखते हैं कि कहीं पर गाड़ी को धीरे धीरे चलाना है तो एक टाइप का लीडर है, एकदम से जंग हो गया है तो आपको दूसरे टाइप की लीडरशिप चाहिए। तो हम अगेन सब क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जब माहौल चेंज होता है तो लीडरशिप भी चेंज होती है। तो मतलब लीडरशिप इज कॉन्टेक्चुअल। लेकिन मैं उस कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं अगले 100 साल 1.5 साल में किस टाइप की लीडरशिप होनी चाहिए। मैं 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर हालांकि मैं कॉर्पोरेट क्षेत्र से आया तो मैं उसी से शुरू करता हूं। हम लोग समझते हैं कि कॉर्पोरेट बहुत पुरानी चीज है। पुरानी चीज नहीं, कॉर्पोरेट 250 साल पुरानी है, क्योंकि इतनी डोमिनेंट हो गई है कि हम सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब है कॉर्पोरेट। लेकिन कॉर्पोरेट तो 250 साल पुरानी कार्य है। 250 साल क्यों पुरानी है?
कि पहले लोग चीजें बनाते थे वहीं पर कंज्यूम करते थे, 10 चीजें बनती थी दिल के 20 चीजें बनती, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यूके में और फिर सारी जगह स्प्रेड कर गया, तो उसने दो चीज की। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जब पहले स्टीम इंजन आया तो, और उसके बाद से 100 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, तो उसने क्या किया, उसने जहां 10 चीजें बनती थी फिर उसने मौका दिया कि 10,000 चीजें बन जाए उसी समय में। और जो पहले समय होता था उस चीज को ले जाने में समझिए कि 1 महीना लगता था वो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, अब 1 दिन में या कुछ घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं, अब कुछ मिनट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने प्रोडक्शन और कंजम्पशन को सेपरेट कर दिया। मतलब मैं यहां प्रोड्यूस कर सकता हूं इतनी और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं चारों तरफ। एंड दैट वाज अ बिग चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी, वेरी वेरी बिग चेंज। वी डोंट रियलाइज दैट इट सेपरेटेड द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम प्लेस ऑफ कंजम्पशन, एंड दैट मेड a huge difference. And that point in time, as you know, 11th, 12th century, India and China were the leaders. They were taking 60% of the trade, world trade. Then came the Renaissance in Europe in 15th and 16th century. That made people understand, ask questions, and went for excellence in many, many things. You are talking about fine arts. I think Renaissance is a great example of what arts, excellence in arts could be. And then followed by Industrial Revolution. And after World War I and World War II, US took the lead. As you know, it became the predominant power. And then whatever we said happened. So why did corporates do this kind of leading from the front? Because that time leading from the, there were three options available to corporates. क्या थे वो? एक तो Catholic Church था. Catholic Church was there for a long time. एंड उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी लीडरशिप, तो एक वो लिख सकते थे। दूसरा था रॉयल्टी, कैसे सॉवरेन्स वर डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट दे वर डूइंग। एंड थर्ड वाज मिलिट्री, कैसे मिलिट्री काम करती थी, उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन थे। तो मिलिट्री केम क्लोजेस्ट टू व्हाट कॉर्पोरेट्स वांटेड टू डू, बिकॉज दे हैड अ पर्पस। अच्छा, यहाँ जाना है, इसको अधिकृत करना है, इतने समय में और हमारी बढ़ानी है, और राज्य को, साम्राज्य को बढ़ाना है। तो दे हैड अ टाइमलाइन एंड इन विच दे डिड थिंग्स। सो मिलिट्री वाज द थिंग। सो इफ यू लुक एट द मिलिट्री, इफ यू गो बैक 2,500 years ago, Alexander the Great, let's look at Alexander the Great. At the age of 20 he became king. Age of 30 he created the largest transcontinental empire in the world ever. So what was the context at that point in time, 2,500 years ago? They had swords, so I could fight only hand to hand. You had javelins, you could throw only so much, and you had horses. In that context, leading from the front was the only type of leadership which could have worked, because you wanted to show to everybody else that you are the leader, you are most powerful, you are most clever, you are most this thing. And that came for after Roman Empire also same thing happened, same thing. Today, what is the context? We are seeing Ukraine war going on. Do you think the persons who are conducting the war, generals, they are in the front? No. They are sitting either in Moscow or Kyiv or Washington or wherever you can see. So military has already changed into, in a way, leading from the back, because the context has changed. Today I can send unmanned missiles thousands of kilometers, I can send drones, unmanned drones, I can do this, I can do that, I can have tanks, whatever. So context has changed. Now what has the context changed? But corporates have been somewhat slow in changing this. So what has the context changed as far as corporates or society is concerned? So I will talk about two things. One is the internal context and the external context. Internal context, and all the two start with them, fortunately, unfortunately. So corporates have become, in their pursuit for profit, they have made men as machines. Means getting higher productivity, it was all good to a certain extent. It's like you have come on a treadmill. Now I think जिसको बोलते हैं सीमा पहुंच गई है. अब
इससे ज्यादा नहीं हो सकता. Therefore, when men become machine and when you are made to make machine, at certain point in time you get the breaking point, because then he can't do anything for himself, for his family. We are treating him like an innate object. So we have reached that kind of level, and therefore things have to change. Number two, money. In single-minded pursuit of money, the capitalism today has reached an extent where somebody can get $56 billion as remuneration, and there are hundreds and thousands of people who are going free, dying out of hunger. So this kind of pursuit of money is something which is creating huge amount of tension in the society. Therefore, these two things, internal, men and machine, machine and money, these two things, the capitalism has now reached its peak, and it has to give way to something else. It cannot run the same way. We need to have a different kind of leadership. And if you look at the two external things, and that two external things, one is mega trends. There are two, within mega trends, there are two things which I would want to talk about. Number one is, there's too much of uncertainty and unpredictability in the world today. 15, 20 years ago, 30 years ago, we could predict what will happen in 3 years' time, 5 years' time. Today, we can't do. We don't even know what will happen in 6 months' time. There could be war, there could be nuclear disaster, there could be something else, sociological changes, so many things happening. So it is impossible for one person to be at the top, and as Rajiv ji mentioned, itna zyada hai ki it is impossible for. So you need to have a more adaptive leadership. You need to have somebody who can adapt to anticipate, still things will change, unanticipated. So you need to be very adaptive. You can't have a rigid hierarchical organization कि यहाँ से चीज गई ऊपर एक आदमी है, वो सारा डिसीजन लेगा. वो जमाना आप चला गया. दूसरा है कि information. We are getting tsunami of information. There's so much of information overload that it is impossible for one person to be repository of the knowledge, as Rajiv mentioned. So you need to have experts at different places. You need to have, therefore, a collective leadership. You cannot have a single leadership. You need to have collective. So you need distributed leadership. You need to have collective leadership. And therefore, leading from the front type of leader cannot work anymore. The situation has changed dramatically, and it is changing, especially last 20 years has changed even more, and next 20 years will be even more. And the second M part of the external is millennials. हम लोग ने तो जिंदगी काटी जैसे हुआ सो हुआ. आजकल के 20 साल के 25 साल के बच्चों से पूछिए, क्योंकि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टाइप ऑफ लीडर इज who's full of ego, who's full pompous, who thinks that he knows everything, who says कि हाईवे और माई वे, या तो हमारा सुनो या बाहर चले जाओ. उस टाइप के लीडर के पास आज के बच्चे काम नहीं करना चाहते. मैं पिछले 90 दिन में कम से कम 50 यूनिवर्सिटीज में, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में और संस्थाओं में, दुबई में, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, एस्टन यूनिवर्सिटी में, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में, अभी सिंगापुर से मैं कल आ रहा हूँ, सिंगापुर में और कहीं में नेपाल में, सब जगह मैंने ये सवाल पूछा बच्चों से कि तुम किस टाइप की माहौल में काम करना चाहोगे. अनइक्विवोकल दिस थिंग कि हम इस टाइप के माहौल में नहीं काम करना चाहिए, हमें इस टाइप के लीडर के अंदर काम ही नहीं करना. They want space. They want to be treated with respect. They want to be treated that they are also something. They want to be given opportunity to do something. So millennials are the one who are going to change it. If we don't change it, I think ये जो बोलते हैं तख्ता पलट जाएगा. जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टाइप ऑफ लीडर्स हैं, उनको अभी संभल के रहना है, क्योंकि अब उनका टाइम आ गया है. So it is based on that this book is there. What this book is, Rajiv has already talked, so I won't talk about it. So I am only putting the hypothesis and the context that time has come for us to look at a leadership style which is different from leading from the front. I'm not saying leading from the back is the style,
but certainly a style which is different from leading to the front. And I'm proposing another one. For want of better words, it is leading from the back. And whatever it is, Rajiv has already said. So I don't want to add anything more to it. Thank you. Well, शिव कुंद्रा मैं तो नहीं हूँ, नहीं, कभी नहीं था मैं, क्योंकि मैंने वो फॉलो ही नहीं किया शुरू से। मेरा इसी पे एडिशनल सवाल ये है कि अगर आप नहीं थे तो आपको कभी तो दिखा होगा कोई शिव कुंद्रा जिससे आपको लगा होगा यार ये मैं नहीं बन सकता। खास तौर पे जब आपने बहुत बड़े बड़े एक्विजिशंस किए, हमने डेवू का किस्सा सुना, जैगुआर लैंड रोवर तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एक्विजिशन दैट वाज डन बाय टाटा ग्रुप, यू लेड इट। वहां पर आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा और आपने लीडिंग फ्रॉम द बैक के एग्जाम्पल्स भी अप्लाई किए होंगे। इनफैक्ट रतन टाटा जी के साथ आपने इतना क्लोजली काम किया है, उन्होंने बड़ी सराहना करी है इस फिलॉसफी की और हम उनको देखते भी हैं। वो कभी पब्लिकली बहुत स्टेटमेंट नहीं देते, बहुत दिखते नहीं है, मीडिया से भी दूर रहते हैं। तो वो कोई किस्सा, एक एनेक्डोट, क्योंकि मुझे लगता है कहानी है यही याद रह जाती है, वह कुछ सुनाए सर। देखिए ऐसे लोग तो बहुत मिलते हैं, सबके हमें क्या बोलना, हम सबके जीवन में इस टाइप के इसके शिव कुंद्रा जैसे लोग मिलते रहते हैं, तो मैं ज्यादा उसमें बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन ऐसा मैंने ये देखा है कि कोई भी परिस्थिति हो, मैं तो 7 कंपनियों में काम कर चुका हूँ, 7 इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, मुझे जिससे कुछ भी अनुभव नहीं था, लोगों ने हमें लिया, फिर वहां जाके कुछ चीजें बदलाव हुए, तो कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ। लेकिन इसमें समय लगता है, ट्रस्ट बनाने में समय लगता है, ट्रस्ट होने। लेकिन किसी ने बोला कि अगर हमें बहुत लंबी रेस की चीज करनी है तो वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं हो सकता, वो लीडिंग फ्रॉम द बैक होगा। तो हमें अगर बड़ी चीज बनानी है, मजबूत बनानी है, जिसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं अगले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगले 100 साल की बात कर रहा हूं। अगर उस टाइप की संस्थाएं बनानी है तो अपने को ऐसे बनानी है। तो लीडर इज नॉट पर्सन हु इज देयर इन द फ्रंट, leader becomes the facilitator to make other people leaders and to give them opportunities, give them this thing. I can only say one thing, ये किताब कई लोगों ने पढ़ी है, 6-7 लोग हमारे पास आए दूसरे के थ्रू और हमारे थ्रू, तो उन्होंने बोला आप ही बता दीजिए अपनी कहानी। लोग बोलते थे कि यार मैं तो सब चीज में घुसा रहता था, वो 5000 की कंपनी चलाता है, मैं सब चीज में घुसा था, मैं सोचता था मैं ही सब कुछ जानता हूं। ये किताब पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया। आई हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल एंड इट सेड व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। I mean, people are happier, people are feeling empowered, people are doing this thing, and I am getting time to not put myself in these things. I am looking at future. I am looking at what can be done, what other things can be done. It has released me. So इस टाइप की कहानियां बहुत लोग आके मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कोई पहली दफे मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें हो रही हैं, अमेरिका में भी हो रही है, सब जगह हो रही है। लेकिन चीज है कि इस टाइप का लीडर जो है अपने को प्रोजेक्ट नहीं करता, तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट टाइप का है, वो हर मैगजीन के कवर में आना चाहता, हर उसमें आना चाहता, हर उसमें आना चाहता, हर उसमें आना चाहता। तो क्योंकि ये टाइप का लीडर अपने को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए लोगों को वो उसके बारे में मालूम नहीं है। अब देयरफॉर सवाल ये उठता है कि हम कैसे इसको और लोगों से को अनुभूति इसकी दें कि भाई ये भी कहानी जो है, इस कहानी को आनी चाहिए और इस कहानी को लोगों को जानना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके बाद में और कुछ करना चाहिए। तो ये इस पर मैं अपने को डेडिकेट कर रहा हूं कि इसको कैसे किया जाए। और इसमें दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं, जैसे अमेरिका ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट को आगे बढ़ाया है कॉर्पोरेट अमेरिका में, मैं सोचता हूं कि इंडिया इज द प्लेस, फर्स्ट इज टाइम इज नाउ। जैसे विक्टर ह्यूगो ने बोला था, इट्स एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, आई ऑल्सो फील इट्स एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और इसका नेतृत्व तो भारत को लेना, इसका नेतृत्व तो भारत को लेना है, क्योंकि भारत, हम लोग विश्व गुरु की बात करते रहते हैं। अगर विश्व गुरु बनना है तो लीडरशिप जो है इसको कैसे चेंज करना फॉर नेक्स्ट 100 years, आई बिलीव दैट इंडिया शुड टेक द लीड एंड मेक इट हैपन। थैंक यू। क्योंकि समय की थोड़ी सीमा है और उसके बाद और भी किताबें हैं आज, तो मैं बस इतना बताऊंगा। मैं सर से जब से मिला हूँ, मैं कई बार सोचता था ऐसा क्या रहा होगा कि जब भी हम कुछ अनाउंस करते हैं कि सर के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत पुराने लोग आते हैं
और फ़ोन कर करके कहते हैं कि मैं तो रवि सर का सोल्जर हूँ, वैसे ही कुछ सोल्जर यहाँ भी बैठे हैं। तो क्या ऐसी आत्मीयता होती है जिसकी वजह से लोग ऐसे एक नेता के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक ऐसे लीडर के साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं अपनी पर्सनल कहानी से बता सकता हूँ। बीते कुछ दिनों पहले मैं सर को मेरठ छोड़ने गया, रात काफ़ी हो गई थी, दिन से रात तक हम लोग साथ थे। जब वहाँ पहुँचा तो मुझे सर ने कहा मोदी नगर की शिकंजी है, पी लो। मैं पीता नहीं शिकंजी शुगर की वजह से, तो मैंने रख ली गाड़ी में। घर पे आया तो मेरी 12 साल की बिटिया उस पर लपक गई और उसने वो शिकंजी पी ली और बड़ी खुश हुई। तो खुशी से एक बाप के लिए बड़ी कमाल की बात थी। अगले दिन मैंने सर को धन्यवाद दिया कि सर बड़ी कमाल की चीज़ दे दी आपने, बात खत्म हो गई। मैं शाम को पहुंचा तो पता चला मेरठ से पूरी एक बड़ी क्रेट मोदी शिकंजी की मेरे घर पहुंच चुकी थी। अब ये बहुत छोटा सा इंस्टेंस है, लेकिन ये चीज़ ना घर कर जाती है। और ऐसा मैं सोचा था, मुझसे तो मिले हुए कुछ चंद दिन कुछ घंटे हुए हैं। जब मैंने और देखा, जब हम कल एक कार्यक्रम करने वाले थे तो पता चला इतने सारे पुराने लोग टाटा मोटर्स, हॉकिंस, वेस्पा, कई कंपनीज से आने की बात करते कि बस रवि सर से मिल लें। तो मेरे ख्याल से ये एक लीडरशिप का एक कमाल का ट्रेट है कि वो बड़ी आत्मीयता के साथ काम करता है। और ऐसा ही किस्सा मेरे को सुनने में आया जब प्रेम जी के साथ हम नागपुर गए हुए थे। उन्होंने सर के साथ फिलिप्स में काम किया है, वो दिल्ली की गर्मी में काम करते थे। तो उन्होंने किस्सा वहाँ सुनाया और स्टूडेंट्स को सुनाया, वहाँ मैनेजमेंट के जो प्रबंधन के छात्र थे उनको एक किस्सा सुनाया कि तुम्हें लाइफ में हमेशा काम आएगा, अगर तुम ये चीज़ करते रहोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। किस्सा बड़ा सिंपल था, गर्मी में काम करते थे प्रेम जी। एक दिन रवि जी से मिले तो पूछा क्या हुआ, तुम्हारी आंखें बड़ी सूजी हुई लग रही हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, लाइट बहुत देर देर जाती है, 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तो कोई पॉलिसी थी इन्वर्टर घर पे लगाने की, तो तुरंत इंस्ट्रक्ट किया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, इनका इन्वर्टर जल्दी लग जाए। और ये तब तक इंश्योर करा कि वो इन्वर्टर उनके घर में लग जाए। अब ये चीज़ सोचिए, एक बहुत सीनियर कॉर्पोरेट जगत से इंसान ये किस्सा क्यों सुना रहा है? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं और ऐसे करके आप एक चहेते लीडर बन जाते हैं। ये रवि सर ये खुद से कभी नहीं बताएंगे, इसलिए सर मुझे लगा कि मेरा मौका है, मैं आपके बारे में जरूर बता दूं, क्योंकि वो आप अपना परिचय कभी नहीं देंगे ऐसे। और यही सब चीज़ें आपको इस छोटी सी पुस्तक और इस छोटी सी किताब से मिलेंगी। हम अपने इस चर्चा को यहीं विराम देंगे क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। अगर आपका कोई एक सवाल है, कोई 1-2 सवाल है तो प्लीज यू मे प्लीज शेयर योर क्वेश्चंस, यू मे प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। Can I take one? So I will take first. After you, sir. Just want to ask, can you hear me? Yes, sir. I just want to ask a small question. What I can understand is that you guide from the back, your philosophy, you guide from the back and you allow your juniors who are working with you full freedom to take it forward, but under your guidance. And they are also free to make choices. And that is the essence of their leadership, by which they are able to produce the results. But your overall guidance is always there. Is that what is your philosophy? I don't know what you call by guidance. I mean, you give them opportunities. As I said, it's a collective thing, it's a distributed thing. And yes, if they go wrong, they get stuck and all, you help them navigate that. You help them. So you're not guiding. It's not that you are saying कि नहीं इसको इस तरीके से चलना है. No. But targets you give. Targets, you have to be very tough on targets. Very tough. This leading from the back does not mean it's a soft leadership. You have to be very tough on targets, but as far as people are concerned, you need to be humane. Sir, you've talked about leading from the back as a corporate, but you think as an institution, as India, do we need it at every level? सर ये किताब वैसे कॉर्पोरेट के लिए लिखी, लेकिन लोग हमको आके बोल रहे हैं सब ये तो सब जगह, वो चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फैमिली हो, ये सब जगह चलेगी. Even the bureaucracy, is it? एक ही बात. सर आई एम संजय भाटिया. मैंने सर के साथ काम किया हुआ है टाटा मोटर्स में, तो एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा जो सर बोल भी रहे हैं. सर हम लोग 207 जो बेचते थे, इफ यू रिमेम्बर दैट वाज वन ऑफ द व्हीकल्स विच वाज नॉट सेलिंग एज गुड एज अदर्स. तो सर ने हम लोग का एक मंथ में मंथली रिव्यू होता था, तो हम लोग 50 व्हीकल्स करीब बेच रहे थे. तो इन्होंने बोला कि आप कितना बेच सकते हो, तो हमने बोला 50 हम 100 कर लेंगे. सबने डिस्कस किया, 100 तक एग्री हो गए. सर बोलते हैं 1000 कैसे करोगे, ये बता दो. तो वी वर ऑल सरप्राइज एंड वी हैड लॉस्ट, क्या करेंगे. तो सर ने फिर हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे मजबूर किया. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. I'm Vijay Ved.
I'm having the privilege to work under him, under his command, in 3 companies. I'm the only one in India: Hawkins, LML, and Tata Motors. To be brief, what the book is there, I've seen working under him. I just say the word, he's just like a god in marketing and sales. Like in Tata Motors, one instance, how to give the empowerment to the people. A new vehicle was launched 2007, which was not selling much. And he put up the target very, very high. He came to Delhi. He asked everybody about the target and other things, which he said, no, I want more than 100% what you're talking. So what I will help you, I'll give you my checkbook, signed by blank checkbook. You get me the sale and fill up the amount, what incentive you want to give to the dealers. This is called the book empowerment. थैंक यू। अब मैं हमारे वैसे तो लेखकों की फहरिस्त में भी हैं वो आदरणीय जयशंकर गुप्त जी, लेकिन माटी के ट्रस्टी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो एक बार मंच पे आए और हमारे लेखक, की नोट स्पीकर और मॉडरेटर का फूल पेश करके उनका स्वागत करें। जयशंकर गुप्त जी माटी के ट्रस्टी हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। उनकी किताब इसके बाद एक प्रकाश सिंह जी की पुस्तक पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद जयशंकर गुप्त जी की किताब पे हम चर्चा करेंगे। मिस्टर मोहित गुप्ता ने इनकी ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉप, उसके लिए तालियां बजाएं। वो फ्रेंड्स ऑफ बुक्स के नाम से, और मिस्टर रविकांत जी की किताबें उन्होंने खरीद के प्रोक्योर करके हमें दी। माटी ने आप सबके लिए गुडीज बैग बनाए हैं, उस बैग के अंदर वो किताब भी रखी हुई है, तो जिनको न मिली हो वो जाके रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाउ इनवाइट मिस्टर एहतिशाम खान, assistant editor of PTI, to take forward us